नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर ऑफिसर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका विषय है राष्ट्रपति तथा आपातकाल। तो हम इस एक वीडियो के माध्यम से राष्ट्रपति और आपातकाल से संबंधित समस्त प्रावधानों को देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही कुछ ऐसी तकनीक यानी कि ट्रिक्स का भी उपयोग सीखेंगे, जिससे हम इसके अनुच्छेदों को आसानी से याद रख सकें, ताकि परीक्षा के समय किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो और हम प्रश्नों को आसानी से कर सकें। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका बेसिक पॉलिटी को लेकर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आगे मैं चर्चा करूँगा, वो और जो आपका बेसिक नॉलेज है, उन दोनों को मिलाकर किसी भी एग्ज़ाम में इसके बाहर कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ी सी इस टॉपिक के बारे में पूर्व जानकारी होनी चाहिए। साथ ही इससे जो तकनीकी क्वेश्चन बनते हैं, जो विभिन्न पीसीएस एग्ज़ाम्स में या फिर यूपीएससी तक में इस टॉपिक से जो भी तकनीकी प्रकार के क्वेश्चन बनाते हैं घुमा फिरा के, वो सब आज के वीडियो में कवर हो जाएंगे। आज के बाद इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न नहीं दिक्कत करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम राष्ट्रपति के परिचय के संदर्भ में बात करें, तो राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान इसे कई विशेषाधिकार और उन्मुक्ति देता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर संघ कार्यपालिका का निर्माण करता है। इसके संदर्भ में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक प्रावधान है। तो उस प्रावधान को 52 से लेकर 78 तक को हम देखेंगे, लेकिन इसमें एक 52 से 61 तक जो क्रम से इसके बारे में प्रावधान है, उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि 52 से लेकर 61 तक इसके पद, कार्यपालिका का प्रधान और निर्वाचन, तरीका, कार्यकाल, रिक्ति, शपथ, महाभियोग इत्यादि का जो वर्णन है, उसको हम अगर एक ट्रिक के माध्यम से याद करें, तो वो ट्रिक है पका नीता का पुआ रिसम। इसको अगर 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, पका नीता का पुआ रिसम। तो इसमें पा जो है उसका अर्थ है पद। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। ऐसे ही 52 से लेकर 61 तक चले जाना है और पका नीतम का पुआ रिसम लिख लेना है। तो 52 में पद की चर्चा की गई है और 53 में ये जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। ऐसे ही 54 में निर्वाचन के बारे में जानकारी दी गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा और निर्वाचित होगा राष्ट्रपति। और 55 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका कैसा होगा। और 56 में बताया गया है कि कार्यकाल उसका क्या होगा, कितने समय तक वो रहेगा। और 57 में उसके पुनर्निर्वाचन के संदर्भ में प्रावधान है कि कोई भी राष्ट्रपति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है। और 58 में उसकी आहार्यताएं या योग्यताओं का जिक्र है। इसी प्रकार 59 में रिक्त पद हेतु चर्चा है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उस समय क्या किया जाएगा। ऐसे ही 60 में उसके शपथ का प्रावधान है और 61 में महाभियोग का प्रावधान है। तो इसको ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद रख सकते हैं। पका नीता का पुआ रिसम। पा से पद, का से कार्यपालिका का प्रधान, नी से निर्वाचन, ता से निर्वाचन का तरीका, का से कार्यकाल, फिर पू से पुनर्निर्वाचन, आ से आहार्यताएं, री से रिक्त पद, शा से शपथ और मा से महाभियोग। महाभियोग अनुच्छेद 61। तो महाभियोग का जो आधार होता है वह संविधान का अतिक्रमण होता है। और निर्वाचन का तरीका, अगर हम निर्वाचन कैसे होगा राष्ट्रपति का, तो इसमें जो सदस्य भाग लेंगे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि निर्वाचित सदस्य यहाँ पे यूज हो रहा है। ऐसे ही दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्रदान की गई है, अर्थात उसके कार्यकाल के दौरान उसके ऊपर किसी भी प्रकार का
केस नहीं चलाया जा सकता, यहाँ तक कि व्यक्तिगत कृत्य से भी उसको सुरक्षा प्रदान की गई है। यानी कि वो खुद भी कुछ अगर करता है तो उसमें भी व्यक्तिगत रूप से, तो उसमें भी उसको कोई किसी भी प्रकार की केस नहीं चलाया जा सकता उसके विरुद्ध। हालांकि 2 महीने की नोटिस देने के बाद उसके कार्यकाल के दौरान उस पर उसके निजी कृत्यों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उसको 2 महीने पहले नोटिस देना आवश्यक है। वह संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 में ये प्रावधान किया गया है कि अगर संसद का कोई सत्र, दोनों सत्र या फिर कोई भी एक सत्र इस समय नहीं है, सत्रावसान हो चुका है उसका, तो वो उस दौरान राष्ट्रपति अगर देश को ज़रूरत है किसी कानून की तो अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी कि वो एक कानून बना सकता है। यह अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक होगा। लेकिन इस अध्यादेश को जब संसद की बैठक होगी तो उसके 6 हफ्तों के भीतर इसको अनुमोदित करना आवश्यक है, नहीं तो ये निरस्त माना जाएगा। तो इस प्रकार अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने 6 हफ्ते होता है। 6 महीने क्यों? क्योंकि संसद के 2 सदनों के बीच बैठक जो होती है वह अधिकतम 6 महीने के से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसलिए 6 महीने बाद जब सदन बैठेगा तो उसके 6 हफ्ते बाद तक के भीतर उनको अनुमोदित करना होगा अध्यादेश को। तो इस प्रकार अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि होती है वो 6 महीने 6 हफ्ते की होती है। धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है, यानी कि धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को सिर्फ सहमति दे सकता है, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास ये शक्ति नहीं है कि वो उसे वापस कर दे। उसमें सिर्फ उसको सहमति देना है और यह उसकी पूर्व स्वीकृति से नहीं लाया जाता है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पर बात करें अगर हम, तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार के भारत के राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है: आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। तो आत्यंतिक वीटो शक्ति का अगर अनुच्छेद पूछें तो ये अनुच्छेद 111 के अंतर्गत आता है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो हैं उसमें ये वीटो का प्रावधान है। तो आत्यंतिक वीटो का अगर बात करें तो राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है, इस प्रकार यह विधेयक समाप्त मान लिया जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता। तो आत्यंतिक वीटो का मतलब यही होता है कि राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक आता है तो राष्ट्रपति उसे सुरक्षित रख लेता है, उस पर कोई जवाब नहीं देता, इस प्रकार विधेयक समाप्त मान लिया जाता है और वो अधिनियम नहीं बन पाता। तो इसमें 2 प्रकार के मामलों में ये इस वीटो का राष्ट्रपति यूज करता है। पहला, जब कोई गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक होते हैं, यानी कि कोई प्राइवेट सदस्य, यानी कि जो मंत्री नहीं है, अगर वो सदस्य कोई विधेयक लाता है तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति ये वीटो को यूज कर सकता है कि इसको सुरक्षित रख ले और उस पर कोई जवाब न दे, तो विधेयक समाप्त हो जाएगा अपने आप ही। और दूसरा, जब सरकारी विधेयक यानी कि कोई मंत्री इस संदर्भ में विधेयक लाए और मंत्रिमंडल और उसके बाद मंत्रिमंडल जो है उनका वो त्यागपत्र दे दे और विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति मिलनी शेष हो, यानी कि संसद में पास हो गया हो, राष्ट्रपति के पास पहुंचा विधेयक, लेकिन उसी समय जो मंत्रिमंडल है वो त्यागपत्र दे दिया। अब जो नया मंत्रिमंडल जो आया है अब गठित होके, वो राष्ट्रपति को वो जो पुराना वाला विधेयक है उसको स्वीकृति ना देने की सलाह दे, तो उस समय राष्ट्रपति क्या करता है, उस विधेयक को शांति से रखे रहता है। तो वो आत्यंतिक वीटो है उसकी और वो विधेयक पारित नहीं हो पाता है। एक दूसरा उसका जो वीटो है वो निलंबनकारी वीटो, इसमें विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि जब संसद के दोनों सदनों से कोई विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास पुनः लौटा सकता है। लेकिन इस वीटो में एक कमी ये है कि राष्ट्रपति की इस वीटो को संसद में साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति अगर उस विधेयक को पुनः वापस करता है और संसद फिर से उस विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो राष्ट्रपति के पास फिर ये शक्ति नहीं है कि वो उसे लौटाए, और उसके पास अब केवल एक ही काम है कि वो उस विधेयक को पारित करे, क्योंकि इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य है उसको स्वीकृति प्रदान करने के लिए। पॉकेट वीटो पर अगर बात करें तो पॉकेट वीटो के मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देता है, ना ही अस्वीकृत करता है और ना लौटाता है, यानी उस पर कुछ उसकी प्रतिक्रिया नहीं होती है। वो ना तो इसको स्वीकार करेगा, ना तो सहमति देगा, ना ही अस्वीकार करेगा। तो इस प्रकार जो विधेयक है वह अनिश्चित काल के लिए लंबित हो जाएगा और विधेयक जो है वो कानून नहीं बन पाएगा।
अब संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों पर राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं प्राप्त होती, अर्थात संविधान संशोधन संबंधी अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसमें वो कोई वीटो नहीं लगा सकता, उसको केवल पारित करना है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने हेतु राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया है। यानी कि ये मूल संविधान में प्रावधान नहीं था, लेकिन 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा ये बाध्य कर दिया गया राष्ट्रपति को कि अगर कोई संविधान संशोधन संबंधी विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो उसमें वो केवल स्वीकृति देगा, यानी कि उसको लौटा नहीं सकता है, ना ही कोई वीटो लगा सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक के संदर्भ में उसके पास जो पावर है उसको अस्वीकार कर सकता है लेकिन वापस नहीं कर सकता। तो ये राष्ट्रपति की एक बाध्यता है कि अगर कोई धन विधेयक उसके पास आता है तो उसको अस्वीकार तो कर सकता है एक बार, लेकिन वापस नहीं कर पाएगा। कुछ विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ऐसे कुछ विधेयक हैं, जैसे हो गया अपना धन विधेयक, ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से विधेयक में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे ही राज्य के नाम, भूभाग व क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित जो विधेयक हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसे ही अंतर्राज्यीय व्यापार को प्रभावित करने वाले विधेयक जो हैं वो भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से प्रस्तुत किए जाते हैं। राज्यों के वित्तीय हितों को प्रभावित करने वाले जो विधेयक हैं वो भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही प्रस्तुत किए जाएंगे। और भारत की संचित निधि से धन निकालने संबंधित जो भी प्रावधान है वो भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही किया जाएगा। और राष्ट्रपति की कुछ समाधान शक्तियाँ होती हैं जिसको अनुच्छेद 72 में उल्लेखित किया गया है। तो उसकी कुछ शक्तियाँ हैं, जैसे कि क्षमा, इसमें दंड व बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है, यानी कि पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है एक बंदी को, उसके दंड भी हटा दिया जाता है और उसका जो बंदीकरण दोनों प्रकार से उसको पूर्णतः उन्मुक्ति दी जाती है। तो ये क्षमा हो गया। लघुकरण, इसमें दंड के स्वरूप को बदल कर कम कर दिया जाता है, यानी कि कठोर कारावास अगर किसी को प्राप्त है तो उसको साधारण कारावास में परिवर्तित कर देता है राष्ट्रपति। तो लघुकरण हो गया ये। और वैसे ही परिहार है, इसमें दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बगैर उसकी अवधि को कम कर दिया जाता है। जैसे 2 वर्ष कारावास, कठोर कारावास को 1 वर्ष कठोर कारावास में, यानी कि इसमें प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया जाता, सिर्फ अवधि में परिवर्तन किया जाता है। तो ये परिहार हो गया। ऐसे विराम है, किसी दोषी को मूल रूप में दी गई सज़ा को किन्हीं विशेष परिस्थिति में बदल देना, यानी कि अगर कोई महिला है, गर्भावस्था में है, तो उसकी सज़ा को, तो ये एक विशेष स्थिति है, तो उसमें उसकी सज़ा को कम कर देता है राष्ट्रपति। ऐसे ही कोई शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति है तो उसकी भी सज़ा को कम कर सकता है। तो इस प्रकार की जो कमी की गई है सज़ा में वो विराम के अंतर्गत आती है। ऐसी प्रविलंबन है, इसमें किसी दंड, विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाई जा सकती है, यानी कि इस पर राष्ट्रपति रोक लगा सकता है कि अभी मैं विचार कर रहा हूँ, इस पर बाद में कार्रवाई की जाएगी। तो ये प्रविलंबन होता है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति प्राप्त है, जो क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन के रूप में क्रियान्वित की जाती है। नोट, अगर यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति जो है वो उसको स्वेच्छाचारी, विवेक रहित, दुर्भावना अथवा भेदभावपूर्ण निर्णय के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी कि राष्ट्रपति मनमानी तरीके से कोई भी शक्ति का यूज नहीं कर सकता। उसकी समीक्षा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वेच्छाचारी, विवेक रहित या फिर दुर्भावना अथवा भेदभावपूर्ण निर्णय के आधार पर न्यायिक समीक्षा कर सकता है। और राज्य विधि के द्वारा मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, न कि राज्यपाल में। ध्यातव्य है कि राज्यपाल को भी राष्ट्रपति के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं राज्य के संदर्भ में, लेकिन मृत्युदंड के संदर्भ में राज्यपाल जो है वो क्षमा नहीं कर सकता है। वो चाहे भले ही सज़ा राज्य कानून के अनुसार ही मिला हो, लेकिन उसको क्षमा करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति में है, न कि राज्यपाल में। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है, जिसमें ये प्रावधान है कि प्रथम सत्र की पहली बैठक की में भाषण राष्ट्रपति का होगा, अभिभाषण। ऐसे ही आम लोकसभा के चुनाव के बाद जो पहली बैठक होगी उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। तो अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष भाषण, अभिभाषण से संबंधित है। इसी तरह अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक
के संदर्भ में प्रावधान करता है। यानी कि जब कोई विधेयक में मतभेद उत्पन्न हो जाए दोनों सदनों के मध्य, तो उस संदर्भ में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोई विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है और राज्यसभा में उसको 6 महीने तक राज्यसभा उसको नहीं पारित करती है, तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति फिर संयुक्त बैठक को बुला सकता है। यानी उस विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक बुला सकता है, ताकि दोनों सदन आपस में मिलकर परिचर्चा करके इस विधेयक को पारित करने की कार्रवाई कर सकें। और इस संदर्भ में जो अध्यक्षता करेगा लोकसभा की, संसद की, वो लोकसभा अध्यक्ष होगा और इस कार्रवाई होगी वो लोकसभा के नियमों के अनुसार चलेगी। और चूंकि इसमें लोकसभा के सदस्यों की भागीदारी ज़्यादा होती है संयुक्त बैठक में, तो उसमें फिर विधेयक पारित हो जाता है आसानी से। अनुच्छेद 74 के संदर्भ में अगर बात करें तो इसमें राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। यानी कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। तो इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बाध्यकारी किया गया कि इसके इतर राष्ट्रपति अपने हिसाब से कार्य नहीं करेगा, बल्कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति को कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं, लेकिन उसमें भी ज़्यादातर यही देखा जाता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह अंतर्निहित होती है। अनुच्छेद 77 में प्रावधान है कि समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। इसी प्रकार अनुच्छेद 78 में ये जिक्र है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को देगा। और अनुच्छेद 80 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करेगा और ये 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत किए जाएंगे। इसी प्रकार अनुच्छेद 143 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है किसी भी संदर्भ में। इसमें दो श्रेणियां हैं मुख्यतः, कि अगर सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठता है तो उस संदर्भ में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। दूसरा है कि किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा इत्यादि सनद संबंधी मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है। तो इसमें अगर पहला मामला है, यानी कि सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठता है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना मत दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। लेकिन दूसरा जो मामला है, यानी कि किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा इत्यादि सनद मामलों पर अगर विवाद उत्पन्न होता है और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से उसकी राय जानता है, तो सुप्रीम कोर्ट को उस पर अपनी राय देना बाध्यकारी है, यानी आवश्यक है। और राष्ट्रपति के लिए लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की राय माने ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए ये बाध्यकारी है कि वो राष्ट्रपति को अपनी परामर्श जरूर देगा दूसरे मामले में। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रावधान है उस पर बात करते हैं कि ये किस प्रकार क्रियान्वित होता है। तो अनुच्छेद 61 महाभियोग से संबंधित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आधार जो है वो संविधान पर अतिक्रमण है, यानी कि संविधान पर अतिक्रमण यदि राष्ट्रपति करता है तो उस आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, इसमें किसी भी सदन में इसे प्रारंभ किया जा सकता है। आरोप जो भी सदन लगाएगा उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा संकल्प लाया जाएगा, जिसे 14 दिन पूर्व लिखित नोटिस देना आवश्यक होगा। यानी कि अगर कोई सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए संकल्प ला रहा है तो उस कम से कम उस सदन के 1/4 सदस्यों की उसमें स्वीकृति होनी चाहिए और 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को लिखित रूप से देनी आवश्यक है। और जिस सदन में संकल्प लाया जाएगा उसके कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा उसको पारित होना अनिवार्य है। और यदि वो सदन पारित कर देता है तो ये दूसरे सदन में भेजा जाएगा। अब दूसरा सदन
जो पहला सदन आरोप लगाया है राष्ट्रपति के ऊपर, उस आरोप की जांच करेगा, और दूसरा सदन यदि जांच सही पाता है और वो 2/3 बहुमत से उसको पारित कर देता है तो राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। महाभियोग में संसद के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ यह ध्यान रखने वाली बात है कि महाभियोग में संसद के निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते। और निर्वाचन में क्या देखा था हमने कि इसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और महाभियोग में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, और उसमें विधानसभाओं के भी सदस्य भाग लेते थे। इसमें महाभियोग में विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो ये प्रमुख अंतर है, ध्यान रखने वाली बात है, यहीं से प्रश्न उठते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। इसके लिए एक फार्मूला होता है विधायक मत मूल्य का। तो अगर कोई विधायक का मत दे रहा है राष्ट्रपति को, तो उसका जो मत का मूल्य होगा वो किसके बराबर होगा? राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणे 1/1000। तो विधायक के मत का मूल्य इससे ज्ञात हो जाएगा। अगर सांसद के मत का मूल्य ज्ञात करना है तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। तो ये फार्मूला होता है जिससे विधायक और सांसद के मतों का मूल्य निकाला जाता है, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार जब गणना की जाती है तो उसमें ये यूज होता है। तो ये तो हो गया उसका जटिल प्रावधान जो कि हमने देखा। अब हम बात करते हैं कुछ साधारण मुद्दों पर जो कि राष्ट्रपति से संबंधित हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तरीका क्या है, कार्यकाल कितना होता है, पुनर्निर्वाचन कैसे होता है, उसकी योग्यताएं कैसी होती हैं, शपथ क्या लेता है इत्यादि। तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति की निर्वाचन का जिक्र है। तो इसमें निर्वाचन के बारे में हमने बात किया कि कौन कौन भाग लेता है। इसी प्रकार तरीका है वो भी हमने बात किया कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार ऐसे होगा। अब कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, और फिर लेकिन इस कार्यकाल के पहले भी वो उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। और संविधान का अतिक्रमण करने पर 61 के अनुसार अनुच्छेद 61 के अनुसार उस पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है और उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार ये उसका कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का होता है, लेकिन उसके पहले भी उसको हटाया जा सकता है। और फिर पुनर्निर्वाचन के संबंध में अनुच्छेद 57 में जिक्र है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। फिर आहार्यताएँ उसकी योग्यताओं की अगर बात करें तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होने के लिए आहार्यताएँ ये हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की आहार्यता होनी चाहिए। इसमें ये बात ध्यान रखना है कि लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की आहार्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति को, न कि राज्यसभा। और भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा सरकारों के नियंत्रण में किसी स्थानीय अधिकारी के अधीन कोई लाभ के पद पर आश्रित ना हो, ना धारण करता हो। बाकी चीज़ें सब आसान हैं। अब हम बात करते हैं आपातकाल के प्रावधान पर। तो अगर आपातकाल के अर्थ के संदर्भ में बात करें तो आपातकाल से अभिप्राय एक ऐसी परिस्थिति से होता है जहां शासन प्रणाली विफल हो जाए तथा ऐसी स्थिति में निदान हेतु त्वरित तथा तात्कालिक कार्रवाई की मांग हो। आपात स्थिति में केंद्र निर्णय प्रक्रिया की समस्त शक्तियों को नियंत्रित कर लेता है, अर्थात सारी शक्तियां केंद्र में सीमित हो जाती हैं, जिससे उत्पन्न आपात परिस्थिति के लिए त्वरित उपचार को सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत में आपातकाल की अवस्था में आपातकाल की अवधि के दौरान सरकार का स्वरूप एकात्मक सरकार में परिवर्तित हो जाता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया कि भविष्य में
कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिनमें केवल ऐसे प्रावधानों की आवश्यकता होगी, अतः उन परिस्थितियों से निदान हेतु संविधान निर्माताओं ने आपातकाल का संविधान में प्रावधान किया। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। एक है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, अर्थात जब देश के संदर्भ में बात हो, और एक है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल यानी कि जब वित्त से संबंधित दिक्कत हो देश में, तब इस आपातकाल को लगाया जा सकता है। तो आइए हम एक एक पर विचार करते हैं। तो अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल पर बात करें, जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है, तो इसमें है कि संसद के दोनों सदनों की घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर इसको अनुमोदित होना आवश्यक है। हालांकि ये सीमा पहले 2 माह थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 1 माह कर दिया गया, जिसके पश्चात 6 माह तक आपातकाल जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब भारत या उसके किसी एक भाग की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से संकट हो। यहाँ ध्यान रखिए, सशस्त्र विद्रोह। यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हों कि एक आसन्न संकट की स्थिति है, तो वे युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की वास्तविक घटना से पहले ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा जारी यह घोषणा दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होनी चाहिए। विशेष बहुमत यानी उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। और उद्घोषणा समाप्त होने का प्रस्ताव केवल लोकसभा से ही साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। यानी इसमें फिर राज्यसभा की शक्तियाँ सीमित हैं कि समाप्ति के संदर्भ में इसके। और जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल यानी कि जो 5 वर्ष होता है उसे आगे बढ़ाना है अगर, तो संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए और कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि इंदिरा गांधी ने किया था अपने समय में। किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपातकाल की स्थिति समाप्त हो चुकी है तो फिर संसद के कार्यकाल को नहीं बढ़ाया जा सकता 6 माह से ज़्यादा। इस दौरान अनुच्छेद 20 और 21 प्रभावी रहेंगे, यानी वो ख़त्म नहीं होंगे। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। यानी कि जो इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल लगाया गया था उस समय उन्होंने आंतरिक अशांति का हवाला दिया था, जिसको बाद में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा बदला गया और आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। यानी कि अगर अब सशस्त्र विद्रोह हो रहा है तभी आपातकाल लगाया जाएगा, न कि आंतरिक अशांति। तो इंदिरा गांधी ने जो राष्ट्रीय लगाया था आपातकाल 1975 में, उसके कारणों और परिस्थिति का पता लगाने के लिए उस समय की जनता दल सरकार ने शाह आयोग का गठन किया था। ये शाह आयोग का गठन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल की जांच करने के लिए गठित किया गया था। तो ये एक फैक्ट है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का व्यक्तियों के अधिकारों और राज्यों की स्वायत्तता दोनों पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि इस दौरान संविधान का संघीय रूप एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाता है, केंद्र के अधिकारों में वृद्धि हो जाती है तथा संसद पूरे देश या उसके किसी भाग के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त कर लेती है और भारत के राष्ट्रपति राज्यों को उनकी कार्यकारी शक्ति के प्रयोग के संदर्भ में निर्देश दे सकते हैं। इस अवधि के दौरान लोकसभा अपने कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष की अवधि तक विस्तारित कर सकती है, जैसा कि हमने बताया। और आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों को संशोधित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं तथा यह निलंबन आपातकाल की समाप्ति तक जारी रहता है। हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह उपबंध किया गया कि अनुच्छेद 19 में सूचीबद्ध स्वतंत्रता को मात्र युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर
हुई उद्घोषणा के मामले में निलंबित किया जा सकता है। यानी कि आधार अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण है तभी अनुच्छेद 19 निलंबित होगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है। इसका अर्थ यह है कि अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकार निलंबित नहीं है वरन उनका प्रवर्तन निलंबित है। तब हम 352 के बाद राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 पर बात करते हैं। तो 356 की घोषणा यानी कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए, जिसके पश्चात यह 6 माह तक चलता है, जिसे संसद की प्रत्येक 6 महीने की स्वीकृति से अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है और यह अनुमोदन साधारण बहुमत से होता है। हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि यदि राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष के बाद भी जारी रखा जाता है 6 महीने के लिए, तो 2 परिस्थितियां होगी। पहला कि पूरे भारत में या पूरे राज्य या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो, तब यह आपातकाल बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है कि यदि निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए कठिनाइयाँ उपस्थित हैं, तब ये आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है, अदरवाइज समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 आधार हैं, यानी कि ये राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365। तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यदि संतुष्टि हो जाती है कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, राज्य आपातकाल की घोषणा हेतु ये कारण जायज़ है और राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर अथवा अन्यथा भी कर सकता है। यानी कि राज्यपाल अगर ये प्रतिवेदन देता है तब तो ठीक ही है, अगर नहीं देता तब भी राष्ट्रपति अपने हिसाब से वहाँ राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और एक दूसरा आधार है कि अनुच्छेद 365, यानी कि जब कोई राज्य केंद्र द्वारा किसी निर्देश का पालन करने या उसको लागू करने में विफल रहता है, यानी कि अगर कोई राज्य मनमानी करता है, वो केंद्र की बात नहीं मानता है, तो राष्ट्रपति के लिए यह विधिसंगत होगा कि राष्ट्रपति उस स्थिति को संभाले। उसमें राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही, तो राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इसके लिए 2 प्रावधान हैं, अनुच्छेद 356 और 365। जब कोई विधानसभा अनुच्छेद 356 के आधार पर निलंबित या विघटित हो, तो संसद राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा उल्लिखित किसी अधिकारी को दे सकती है। और ऐसा कोई कानून जो इस अवधि में प्रभावी है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा की समाप्ति पर अप्रभावी नहीं होगा, यानी कि वो तब भी लागू रहेगा, परंतु इसे राज्य विधायिका द्वारा वापस परिवर्तित या पुनः लागू किया जा सकता है। यानी कि राज्य आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति शासन के दौरान जो कानून पारित किए गए हैं, प्रभावी हैं उस दौरान, वो इसके बाद भी यानी कि राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के उपरांत भी लागू रहेंगे। हालांकि राज्य के पास ये शक्ति है, राज्य विधायिका के पास, कि वह उस कानून को वापस ले सकती है, परिवर्तित कर सकती है या पुनः लागू कर सकती है। सर्वप्रथम राज्य आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत पंजाब राज्य पर लगाया गया था 1951 में। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल तथा 356 के अंतर्गत राज्य आपातकाल में कुछ अंतर हैं, उनको देखते हैं। 352 की जो घोषणा है, इसके बाद राज्य कार्यकारिणी व विधायिका संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करती रहती हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि राज्य की विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियाँ केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं, जबकि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, इस स्थिति में राज्य कार्यपालिका बर्खास्त कर दी जाती है तथा राज्य विधायिका या तो निलंबित हो जाती है अथवा विघटित हो जाती है। ये दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है।
और राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाता है तथा संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। संक्षेप में कह सकते हैं कि राज्य की कार्यकारी व विधायी शक्तियाँ केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की कार्यकारी व विधायी शक्तियाँ केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं। और फिर उसमें 352 के अंतर्गत यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद राज्य विषयों पर स्वयं नियम बनाती है। और 356 यानी कि राज्य में राज्य आपातकाल के दौरान संसद नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी को सौंप सकती है। अनुच्छेद 355 यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें उल्लेख है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। अब अनुच्छेद 356 के बाद वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 पर बात करते हैं। तो अनुच्छेद 360 के तहत प्रदत्त वित्तीय आपातकाल तीसरे प्रकार का आपातकाल है। यह प्रावधान करता है कि यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख संकट में है तो वह राज्य में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अन्य दो प्रकार की आपात स्थितियों के समान वित्तीय आपातकाल को भी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इस पे हम आगे बात करते हैं कि इसको घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति अनिवार्य होती है। यानी कि इसकी घोषणा के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति इसको अनिवार्य रूप से चाहिए होती है। और एक बार दोनों सदनों की मंजूरी मिलने के पश्चात इसको अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी बनाए रखा जा सकता है जब तक इसे संसद वापस नहीं ले लेती। इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं होती। ऐसी उद्घोषणा को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं, हालांकि संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता भी उनको नहीं पड़ती। तो अनुच्छेद 360 हो गया ये। अब अनुच्छेद 358-59 पे हमने बात कर ही लिया कि 58 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का आपातकाल के समय निलंबन हो जाता है। और अनुच्छेद 359 में ये बात कही गई है कि अनुच्छेद 19 के अतिरिक्त अन्य अधिकारों को लागू रखना है या स्थगित रखना, ये 359 में उल्लेखित है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। विभिन्न आयामों पर हमने चर्चा कर लिया है और अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी हम सीखने सिखाने का काम कर ही रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, आपके साथ साथ। तो इससे संबंधित प्रश्नों को करने के लिए आप हमारे फ्यूचर ऑफिसर्स टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। साथ ही अपडेटेड करंट अफेयर्स न्यूज़ वहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है। और इसके साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल तो है ही है, यहाँ पे हम वीडियो पर बात करते हैं। तो इन सब से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। हम